और छपरा से लगातार सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी हम लोग के बीच में है। सबसे पहले मिथिला के हिसाब से मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन चंदन वंदन करता हूँ। और हमारे मीडिया प्रभारी रमन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे भी लोकसभा के संयोजक उमेश झा जी हैं, हमारे जिला महामंत्री चुनचुन जी हैं। और मैं आप सभी मीडिया भाइयों का, सोशल मीडिया भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माननीय राजीव प्रताप रूडी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने जंगल राज को और छपरा जैसे आरजेडी के गढ़ में लालू जी को भी हराया, राबड़ी जी को भी हराया, उनकी दूसरी पीढ़ी रोहिणी आचार्य जी को भी हराया और उनके समधी चंद्रिका जी जो देवरागा राय जी के भी पुत्र थे उनको भी हराया। ऐसे महान विभूति आज हम लोग के बीच में है, बहुत गर्व है। पहली बार मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मेरे अभिभावक राजीव प्रताप रूडी जी आज सीतामढ़ी आए हैं। मैया सीता की इस धरती पे मैं फिर से इनको बुलाऊंगा, लेकिन चूंकि अगला कार्यक्रम रूनी सैदपुर में विधानसभा सम्मेलन है, मैं बिना देर किए आपके और इनके बीच इनको आमंत्रित करता हूं कि प्रेस को संबोधित। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आप सब पत्रकारगण। हमारे आने में विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। उड़ान में मौसम के कारण थोड़ा सा समय का परिवर्तन हुआ था, लेकिन आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, आपका आभार। इन्होंने संक्षिप्त तौर पर मेरा परिचय दे दिया। मैं बिहार से ही 7 बार का सांसद हूं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। पार्टी का महामंत्री भी राष्ट्रीय स्तर पर रहने का मौका मिला और मूलतः छपरा से और सारण की धरती से मेरी राजनीति है। आज का ये प्रेस वार्ता चुनाव से पूर्व देश की स्थिति और बिहार के ऊपर हमारी टिप्पणी है। मैं कुछ विषयों को रख दूंगा और उसके पश्चात आप सब स्वतंत्र हैं, कोई सवाल पूछेंगे ताकि आपको अपने अपने हिसाब से समाचार बनाने में सहूलियत हो। सबसे पहले सीता की धरती पर आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग हवाई अड्डे पर आए और आज आप इस प्रेस वार्ता में अगले 3 माह के भीतर बिहार का चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा नई सरकार, मैं ये कहूँगा कि अपनी सरकार फिर से एक बार बिहार में आ जाएगी। और हमारा बड़ा अटूट विश्वास है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, जिनका निरंतर प्रयास चलता रहा। पहली बार 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जब पद संभाले थे तो उन्होंने उस समय 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी और पिछले 10 वर्षों में उस संकल्प को पूरा करा लिया गया। साथ साथ नीतीश कुमार जी ने भी ये कहा था कि 3 घंटे के भीतर हर मुख्यालय से हम सड़क जोड़ देंगे। आज अगर भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व राष्ट्रीय उच्च पथों का अगर भारत में कहीं है तो बिहार में है और इसके लिए भारत की सरकार और राज्य की सरकार दोनों की अहम भूमिका है। और जो कुछ भी विषय हम लोग बार बार आप लोगों के बीच में रख रहे हैं ये प्रत्यक्ष है। बिहार बिजली में आज सबसे ज़्यादा कंजम्पशन के स्टेज में है, लगभग 13,500 मेगावाट तो एक शाम में कंजम्पशन है, जो शायद बहुत सारे विकसित राज्यों में भी इतना कंजम्पशन नहीं है। बिहार का बजट जो मुश्किल से 30,000 करोड़ होता था, मुझे याद है जब मैं पहली बार 1990 में विधायक बना था और उस समय कांग्रेस के बाद लालू जी का दौर शुरू हुआ था तो बिहार का बजट 30,000 करोड़ था, आज 3.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। ये अपने आप इस बात को प्रमाणित करता है कि एक तरफ राजस्व भी है, दूसरी तरफ निवेश भी है, तो बिहार के प्रगति का एक मार्ग है। सड़कों के बारे में कहें, ग्रामीण सड़कों के बारे में कहें तो पिछले 5 वर्षों के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक की ग्रामीण परिवेश में सड़कों के निर्माण पर व्यय किया गया है और ये सभी चीज़ प्रामाणिकता के साथ हैं, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन भारत की सरकार की सभी योजनाएं जो देश के स्तर पर कार्यान्वित होने वाली थी, आज किसी पत्रकार ने मुझसे पटना में ये पूछा कि किसी राजनीतिक पार्टी का यात्रा हो रहा है, उसके नेता यात्रा कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से ये सवाल आप भी हमसे पूछेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में अगर देश के प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ करके
अगर सबसे अधिक बार किसी राज्य में आए हैं तो वो बिहार है। और बिहार से देश के प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है। और अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री 53 बार बिहार आए हैं, जो अपने आप में ना कभी किसी प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में हुआ था, ना किसी और नेता का। स्वाभाविक तौर से राहुल जी का यात्रा हो रहा है। चुनाव के पहले ये यात्रा कई मुद्दों से, उस पर अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का लगाव उनके यात्रा से ही दिखता है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच में आज 11 से ज़्यादा पुल और 3 और निर्माण होने की स्थिति में है। एक ज़माना था कि आज से 20 साल पहले मात्र 3 पुलों पर हम काम चलाते थे। इन 14 पुल जिनका निर्माणाधीन है, निर्माण हो चुका है। या तो उनका विस्तारीकरण हो रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, 6 लेन का बनाया जा रहा है। तो सचमुच एक विकास के बड़े मानक जो सड़क हैं, गंगा और बड़ी नदियों पर पुल है। आप जानते हैं बिहार के बाढ़ से हमारा इलाका प्रभावित रहता है, लेकिन अगर पटना से हम सीतामढ़ी तक हवा हेलीकॉप्टर से वो देख रहे थे, गांव-गांव में सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है और गुणवत्ता वाली सड़कों का जाल है, जो अपने आप में बिहार आज संरचना के दृष्टिकोण से टेक ऑफ पॉइंट पर है। मैं बार बार इस बात को कहूंगा, बिहार अब टेक ऑफ पॉइंट पर है। और अब जिसकी भी सरकार बनती है, और हमारा दावा है कि हमारी सरकार बनेगी, तो जो 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है, उद्योग की जाल बिछाने की बात है, बिहार की प्राथमिकताएं तय हो रही हैं। और मुझे विश्वास है कि मैनिफेस्टो में ये 3 चीजें आएंगी। उद्योग का जाल बिछेगा और उसके लिए नीतिगत तौर पर देश की सरकार और बिहार की सरकार फैसला लेने वाली है, जो बिहार को भारत का सबसे आकर्षक केंद्र बिंदु बनाएगा निवेश के लिए। उद्योग, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप देख सकते हैं चाहे वो पटना का हवाई अड्डा हो, चाहे वो बिहटा के एयरपोर्ट की बात हो, या फिर पूर्णिया की एयरपोर्ट की बात हो, और दरभंगा एयरपोर्ट हो, गया एयरपोर्ट हो, निरंतर, और साथ साथ भागलपुर के एयरपोर्ट, नालंदा के एयरपोर्ट, और पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो बेंगलोर और मुंबई की तर्ज पर बनाया जाएगा, उसकी भी बात हो रही है। हर क्षेत्र में निवेश है। बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बिजली की स्थिति है, विधि व्यवस्था में सुधार है और बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। सड़कों के हालात, बिजली और व्यवस्था, कानून व्यवस्था अपने आप में। और एक बात तो मानना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा योगदान, अपने कानून का राज्य चलेगा, और उसको उन्होंने स्थापित किया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां इसमें प्रयास करेंगी, लेकिन गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का और हर समाज के लोगों का एक बड़ा आकर्षण बिंदु बना है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का सरकार। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी सरकार बड़ी बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं इसमें, मेरे पास कई सारे और तथ्य हैं जो मैं समय समय पर बोलता रहूँगा, लेकिन उन तथ्यों के पहले, और सीतामढ़ी के लिए जिस प्रकार से सड़कों का और पुनौरा धाम का सब तैयारी की जा रही है, और देश के गृह मंत्री जी ने भी आकर के जो घोषणा की है और सरकार में, और जो हमारे उत्तर प्रदेश से निकाल करके जो राम जानकी पथ आ रहा है, वो सारण जिला से भी, मुजफ्फरपुर के बगल में सारण जिला गोपालगंज से सटे हुए निकल के आ रहा है। शायद हमारे यहाँ के लोगों को भी आने के लिए, और बिहार के और देश के कोने कोने के लोगों को आने के लिए एक बड़ी सहूलियत स्थापित होगी। और एक ब्रांड जिसे कहते हैं, अयोध्या की तरह सीतामढ़ी का भी एक ब्रांड होगा, पुनौरा धाम का भी, माँ सीता के स्थान का भी एक ब्रांड होगा। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को आने का एक ग्राउंड होगा, क्योंकि आप अपना अपना बाइट बनाना चाहेंगे। एक एक करके सवाल पूछ लीजिएगा, हम सबका उत्तर देंगे। राहुल गांधी के बिहार में वोटाधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है, सीतामढ़ी में आने वाले हैं। क्या राजीव प्रताप रूडी का आगमन इस बात को माना जाए कि आप यहाँ पर भाजपा के कील खुटों को पहले से मजबूत करना चाहते हैं? क्या उनके लहर में ज्यादा करंट आ गया है? देखिए, हम सब लोग नेता हैं और सब लोग चुनाव लड़ते हैं। कुछ हमारे मित्र बैठे हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, और हम तो पिछले 40 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 26 साल के आयु में विधायक हो गए थे इसी राज्य में, और जब विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव के 2-3 महीने पहले अगर जाइएगा, तो जनता बहुत नाराज होकर के अब शब्दों का उपयोग करती है कि चुनाव घोषणा हो गया है तब आ रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल जी, उनकी पार्टी चुनाव के पहले आ रही है, और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले कायदे से तो उनको टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, चलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री और बिहार की सरकार और बिहार के मंत्रीगण और यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक और यहाँ के प्रतिनिधि पिछले 5 वर्षों तक लोगों के बीच में हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि राहुल जी चुनाव के पहले जो आ रहे हैं, थोड़ा पहले से घूमते टहलते रहते तो बिहार की जनता उनको पहचानती। SIR के विषय पर जो उन्होंने विषय यात्रा शुरू किया है, मताधिकार यात्रा के नाम से, शायद मैंने बैनर देखा बाहर में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है राजनीति में अदृश्य मतदाताओं पर कब तक देश की राजनीति होगी और बिहार की राजनीति। मैं अदृश्य मतदाता इसलिए कहता हूं कि चुनाव आयोग ने लगभग 60 लाख के आसपास मतदाताओं को रोल से हटाया है, तो उनकी पीड़ा इस अदृश्य मतदाताओं के प्रति है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जो यात्रा कर रहे हैं, बेहतर होता कि अपनी पूरी पार्टी का और तेजस्वी की टीम को लगा करके इन अदृश्य मतदाताओं से संपर्क स्थापित और उनको चुनाव आयोग के सामने लेके आते तो ज़्यादा कामयाब होते, ना कि इस विषय को लेकर के यात्रा करना लेट हो गया उनके लिए। राजनीतिक रूप से भी लेट हो गया, पॉलिटिकल रूप से भी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का राहुल जी बहुत विशेष ख्याल करते हैं और लगता है कि थोड़ा वजन इधर बढ़ा हुआ है। तो इस यात्रा से अपने आप को संयमित कर लेंगे। अच्छे आदमी हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन बिहार के लोग चुनाव के 2 महीने पहले आने पर हम लोगों को भी वोट नहीं देता है तो उनको कहां से देगा। इसलिए बिहार आए, अगले 5 साल की तैयारी शुरू करें। सीतामढ़ी में लगातार हत्या हो रहा है, जिसको लेकर राजद नेता ने सीतामढ़ी सांसद के घर को डायनामाइट उड़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री को हत्यारा बताया है और सीतामढ़ी सांसद को डायनामाइट लगा कर उड़ाने की बात कर रहे हैं। राजद नेता है। देखिए, मैं फिर बार बार ये दोहरा रहा हूं, 2 प्रकार का अपराध। एक अपराध उत्पन्न होता है कि कानून की व्यवस्था चरमरा जाए, राह चलते 5 बजे के बाद शहर की दुकानें बंद हो जाएं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में लोगों को डर हो। ये होता है जब एक माफिया और गैंग किसी राज्य में चलता है। बिहार में किसी प्रकार का माफिया नहीं है, किसी प्रकार का गैंग नहीं है। और दूसरा अपराध होता है जब दंगा होता है, जातीय उन्माद होता है, जातीय संघर्ष होता है। बिहार में चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे कमजोर समाज का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, कोई जातीय संघर्ष नहीं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल है, इसे परिभाषित करना होगा कि कानून व्यवस्था कायम है कि नहीं। तो आम सामान्य लोगों के जीवन में सामान्य कार्य है, घटनाएं होती हैं, अपराध बढ़ता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। और जितने अपराधी आज तक, चाहे पटना के भीतर हो या छपरा के भीतर हो, या 99% अपराधी पकड़े गए हैं। और सरकार पूरी तौर से सचेत है। अपराध, चुनाव के पहले कुछ सनसनीखेज बातें फैलाई जाती हैं और डायनामाइट से उड़ाना और ये करना, ये तो वही लोग हैं जो पहले 15 साल तक नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार के आने के पहले पूरे बिहार को डायनामाइट से उड़ाते थे। ऐसे लोगों को जनता जवाब डट करके दे देगी। सर, वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अब मैंने फिर कहा, विपक्ष किसे आप कहते हैं? संसद का सत्र एक दिन में नहीं चला। हम सब लोग चाहे 7 बार जीत के आए हों, लेकिन हमारी इच्छा आज भी बनी रहती है कि हमारे छोटे बड़े सवालों को लोकसभा में उठाएं। देश की सरकार संज्ञान लेती है, राज्य सरकार तक विषय पहुंचता है। और जो मतदाता, और खास करके नए मतदाता जो पिछले 5 वर्षों के भीतर हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि उनका सांसद दिखे। लोकसभा में लगभग 350 नए लोग आए हैं और वो सब सभी दल के हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, डीएमके की भी हैं। मैं समझता हूं कि उन सबको वंचित करना अपने क्षेत्र के आवाज से, और सदन नारेबाजी के लिए जिसका उपयोग करते हैं, इससे इनका और केंद्रित, मुख्यतः बिहार के चुनाव से केंद्रित लोकसभा का व्यवहार है। और ये नारे वोट चोरी का जो बात कहते हैं, तो चुनाव आयोग तो कह ही रहा है कि ढूंढ के ला दे वो मतदाता, ढूंढ के ला दे वो मतदाता। अदृश्य मतदाताओं से अगला चुनाव हम जीतेंगे, इसकी सिफारिश कोई नहीं करेगा। सर टीएमसी के बाद अब सपा भी जो है जेएमसी से अगला
प्रशांत किशोर कहते हैं कि इन्होंने 20 साल में बिहार में कुछ नहीं किया, मेरी सरकार अगर आती है तो मैं पलायन रोक दूंगा, अगले छठ के बाद लोग वापस नहीं जाएंगे। थोड़ा सा प्रशांत जी पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा विश्लेषण को परिवर्तित करना होगा। बिहार से पलायन जो होना था वो हो चुका है, फिर से मैं दोबारा चाहूंगा, और वो पलायन का अवधि था जब 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का कार्यकाल था, और उस समय प्रशांत जी कहीं बिहार के संघर्ष में नहीं थे जब बिहार से लोग पलायन करके जा रहे थे। और आज जिस परिस्थिति में बिहार के गरीब हो, मजदूर हो, पलायन करके गए थे, लगभग 40% लोगों ने पूरा अपना दबदबा पूरे भारतवर्ष में बना लिया है। तो मेहनतकश नौजवान, मेहनतकश हर समाज का, सिर्फ पिछड़े और गरीब समाज का नहीं, अग्रज समाज का भी लोग पूरे भारतवर्ष में गया है। वो आपके भी सभी पत्रकारों के परिवार के भी कई परिजन देश में होंगे, और आज हमें गर्व होता है कि पूरे भारतवर्ष में अपनी मेहनत की पहचान से बिहार ने, चाहे वो आपदा ही लालू यादव का क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों ने अपना जगह बना लिया है। आज वही नागरिक पलायन नहीं कर रहा है, वो वहां भी दबदबा बनाया है, और वही जिसे वो पलायन कर रहे हैं, गांव-गांव में बिहार में 80% लोगों ने बाहर से आकर के अपना घर बनाया है। उन्होंने अपनी खेती संवारी है, गांव-गांव में पहुंच करके आज किसी गांव में, बिहार का वो गांव जिसको वो लोग छोड़ के गए थे, आज वापस लौटते हैं कि हमारे गांव में ना टीवी के लिए, ना रेफ्रिजरेटर के लिए, ना वॉशिंग मशीन के लिए, ना पंप के लिए कोई इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पटना हवाई अड्डे पर उतर के, दरभंगा हवाई अड्डे पर उतर करके वो काम करने वाला व्यक्ति अपने गांव में आके अपने गांव को सजा रहा है। पलायन की चिंता ना करे। अब तो वो जितने लोग बाहर गए थे, बिहार के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो बिहार छोड़ करके गए, हमें भी बड़ा दुख हुआ। हमारे बच्चे भी बिहार में ना पढ़ करके पूरे भारतवर्ष में जाके पढ़ते थे, लेकिन वो सब आज हमारे लिए हीरा है, आज बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए। और जो बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो सोच बनाई रही है, ये सभी अनुभवों के साथ बिहार को सजाने में वापस लौट रहे हैं। आज जहाज की भीड़ देखिए, ट्रेन की भीड़ देखिए, और इस छठ में और दिवाली और दशहरा में तो मुझे जानकारी मिली है कि देश की सरकार 15,000 ट्रेनें चला करके लोगों को सम्मान पूर्वक यहाँ लाना चाह रही है। हम भी चाहेंगे कि हमारे पलायन रुक चुका है, अब उल्टा दिशा में उन राज्यों का पलायन हो रहा है, और बिहार के लोग जहाँ जहाँ हैं अगर वहाँ से चल देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था ठप होगी। ये हमारी ताकत है। मैं प्रशांत जी से कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे वक्तव्य के बाद अपना परिभाषा बदल दे और अध्ययन करे, उनको भी लाभ होगा और बिहार को भी लाभ होगा। सर, जिन लोगों को मताधिकार से आपने वंचित कर दिया, बावजूद भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं आपको कोई बड़ी जगह नहीं दी गई, न केंद्र में मंत्री बनाया गया, न ही बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वहाँ भी आपको। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या वजह है? नहीं, आप थोड़ा सा मेरा कद गिराने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ईश्वर की कृपा रही है, मेरे जैसा आदमी जो पेशे से प्रोफेसर है, जो पेशे से दुनिया का अकेला पायलट है, सब बिहार के कुछ एक लोगों में सबसे लंबे अवधि का सांसद और विधायक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करता है, उसकी मान्यता राजनीतिक आप विश्लेषण कर रहे हैं वो अनुचित है। और मेरी जो भागीदारी बिहार के राजनीति में है, और अभी तो मैं एक बहुत बड़ा अभियान संघा समाज का लेके चल रहा हूँ, और उस अभियान में गरीबों का सेवा करना हमारा लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि मेरा कद जहाँ है वहाँ रहने दे, आपसे मेरा अनुरोध है। और मैं बहुत डट करके अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता और छपरा की जनता से, तो अगर आपके नज़रिए में है कि मेरा कद छोटा है, तो देश और दुनिया के कद में मेरा कद बहुत बढ़िया है, और मैं उसी काबिलियत के साथ, उसी आशीर्वाद के साथ जीना चाहता हूं। और हाल फिलहाल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। सर, जिन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, वो SIR के जरिए आप लोगों ने हटा दिया है, उनको क्या फिर उनका कोई? मुझे लगता है माननीय पत्रकार महोदय, आपके तीनों सवाल गलत है। एक तो हम लोगों ने किसी का नाम नहीं हटाया, फिर से बात सुन लीजिए, ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है जो संवैधानिक है।
तो ये आपका बयान मैं पूरी तौर से खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और बीजेपी ने किसी का नाम निकाला है, ये बिल्कुल गलत है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और पूरे 1 माह का समय था प्रकाशन के बाद जिसका नाम हटाया गया है। तो आप जैसे पत्रकारों से भी अनुरोध है कि जिन लोगों का नाम छूट गया था उसे जुड़वा देना चाहिए था। किसी का नाम गलत काटा या नहीं गया है, गलत नाम जुटेगा नहीं और गलत नाम रहेगा नहीं। इस बात का प्रशांत किशोर के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी सरकार आएगी तो निजी एक हम तो कहा हम हर मुड़ा में पढ़ने के लिए सपा भी दूरी एक करके पूछो यार। मैं और 1 सेकंड भैया, एक आदमी का सवाल निकल गया। 5 सेकंड जी। प्रशांत किशोर के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो निजी स्कूल में पढ़ने के लिए अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अरे साहब उनकी सरकार देगी। अरे ठीक है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे मित्र हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आएंगे तब क्या करेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे। पहले बिहार की जनता को तो सोचने दीजिए ना, बिहार की जनता। और अब विद्यालयों की बात हो, पढ़ाई की, बिहार एक टेक ऑफ पॉइंट पर है, एक क्रिटिकल टेक ऑफ पॉइंट पर है। शायद इसी बात की बेचैनी है कि कुछ लोग आके बिहार जब अपना वो लंबा छलांग लगाना चाह रहा है तो उस दौर में आकर के ये लोग लपकना चाह रहे हैं। बिहार की जनता वो बिल्कुल अनुमति नहीं देगी। जेपीसी से सपा भी दूरी जी साहब, टीएमसी के बाद सपा भी जेपीसी जो है उससे दूरी बना लिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जी, ये उनका निर्णय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो अलग पार्टियों का अपना सोच है। सर, वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव भी बिहार में आ रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव को लाकर के आराम से साधने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, सब लोगों को बिहार देखिए। मुझे तो खुशी है कि इतने लोग अब बिहार आए। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। मुझे तो बहुत खुशी है कि देश भर के नेता बिहार आ रहे हैं और यहाँ से लौटने के बाद कुछ मुझे लगता है कि उनको बहुत पीड़ा होगी। बिहार देखने के बाद, बिहार की सड़कों को देखने के बाद, बिहार के विकास को देखने के बाद, बिहार के बिजली को देखने के बाद, बिहार के हवाई अड्डे को देखने के बाद उनको उनका नजरिया बिहार के प्रति बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी। इसलिए और आइए, सभी दल के लोग आए, बिहार जरूर आइए, देखिए बिहार में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, आपने जिन्हें अदृश्य वोटर कहा सर, उन्हीं अदृश्य वोटर ने लोकसभा में आप लोग को चुना था, तो विधानसभा चुनाव उस पर क्यों नहीं होना चाहिए? गहन पुनरीक्षण का जो कार्य, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। गहन पुनरीक्षण का कार्य लगातार 20 साल के बाद, 21 साल के बाद बिहार में हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो अदृश्य मतदाता हैं, हो सकता है विपक्ष ने उन अदृश्य मतदाताओं से हमारा मार्जिन कम किया हो, फिर भी हमारी सरकार बनी है। और अब मुझे आपके बात से बिल्कुल लग रहा है कि जहां हम लोग 3 लाख 2.5 लाख वोटों से जीतते थे, वो मार्जिन कम हो गया है। तो आपके अदृश्य मतदाताओं का खेल शायद विपक्ष जानती है उस ताकत को, तो हम अब अदृश्य मतदाताओं को वोट डालने नहीं देंगे। नहीं, थोड़ा सा इसमें भी सुराग। देश का पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां मेरे साथ हैं, ये कहा जा रहा है, कोई आरोप नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ लड़ने वाले भी मेरे ही पार्टी के मेरे दोस्त थे। तो ये बड़ी बात है ना कि देश के राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भाजपा का भी समर्थन है, जिसको कांग्रेस का भी समर्थन है, जिसको डीएमके का भी समर्थन है, जिसको एआईडीएमके का भी समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन है, उसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है, उसे जेडीयू का भी समर्थन है, उसे बीजेडी का भी समर्थन है। तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि बिहार के एक ऐसे व्यक्ति का पूरे भारतवर्ष में सभी राजनीतिक पार्टियां, और ये गैर दलीय चुनाव था, इसलिए मेरे खिलाफ कोई चुनाव आरोप नहीं लग रहा है। मेरे बारे में तो सब यही कह रहे हैं कि भला अच्छा आदमी है। बिहार के राजनीति से ऐसा आदमी निकल के आया कहाँ जिसको देश भर के लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी खुश होना चाहिए। सर, आपके क्या शीर्ष नेतृत्व आपसे नाराज है? शीर्ष नेतृत्व अगर मुझसे नाराज होते तो मेरे पक्ष में वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचते? ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो जीता हूँ और जीता हुआ आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ने हमारे लिए वोट चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे या बदल जाएंगे? आपको क्या लगता है कि हम लोग किसी कहीं कहे हैं कि बदलने वाले हैं?
आपको कभी कहा, सुनने में आया है कि हम लोग बदलेंगे? नहीं आया। तो वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, थे और रहेंगे, और उनके नेतृत्व में बिहार आगे आया है और आगे भी बढ़ेगा। ये स्पष्ट रूप से मैं दोहराना चाहूंगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो हैं और रहेंगे। सर, आज विश्व मतदाता देश में रहेंगे या जाएंगे? कितना बाइक निकालिएगा? चुनाव लड़ेंगे कि इस बार नहीं किया? कौन सर सांसद है तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैंने, आप हमको राजनीति से पूरा जीरो ही करना चाहिए। रास्ता चल रहा है और हम इस बार पूरे मीडिया के हम इस बार श्रीमान, हम इस बार पूरे बिहार में घूम करके भारतीय जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। सर, अधिक मतदाता देश में रहेंगे। अरे यार, इतना बढ़िया से आप लोग को दे दिए।